नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज लेकर आया हूँ। इसका मैं दो भाग में इसका वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाया है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो ये चैप्टर का जो शीर्षक है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज भारतीय स्थिति को बतलाता है और उपनिवेशवाद अंग्रेज की व्यवस्था नीति को बताता है। तो आइए हम जानते हैं कि उपनिवेशवाद किसको कहते हैं। तो उपनिवेश मतलब होता है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल लेकिन प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर अपने हित के लिए उपयोग करना ही जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। यानी कि ब्रिटेन एक देश थी जो अपने संसाधनों, अपने विभिन्न हितों के लिए भारतीय संसाधनों पर निर्भर थी और इनका इस्तेमाल करती थी। तो क्या क्या उपनिवेशवाद के क्या क्या कारण होते हैं ये हम सीखते हैं, जानते हैं। कच्चे माल, तो चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, अतः फैक्ट्रियों को निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता थी। और इस कच्चे माल की जो आयात था वो भारत जैसे देशों से, उपनिवेश वाले जगहों से होती थी। तो कच्चे माल की प्राप्ति हेतु कोई देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता है। कच्चे माल के द्वारा जो निर्मित माल हो जाती है उसकी खपत के लिए एक मार्केट की जरूरत होती है। तो इस मार्केट के लिए, बाजार के लिए उपनिवेशवाद आवश्यक हो जाता है। ब्रिटेन में ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया था। भारत की जलवायु में भारत एवं जो ब्रिटेन के कई देश जो थे उपनिवेश थे, तो उन उपनिवेश वाले देशों से उन्हें तंबाकू, आलू, मक्का, कपास, नीम, कई ऐसी वस्तुएं की जानकारी हुई जो उन्हें जानकारी नहीं थी। फिर बाद में वे अपने हितों के लिए इन वस्तुओं का जो है इस्तेमाल करने लगे। प्रतिकूल जलवायु, समृद्धि की लालसा, भारत जैसे देशों को उपनिवेश बनाने के बाद ब्रिटेन की समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसने उसे ये प्रोत्साहित किया कि भारत जैसे देशों को उपनिवेशवाद बनाया जाए। तो इसके आइए पृष्ठभूमि देखते हैं कि कैसे कैसे भारत में उन्होंने उपनिवेशवाद को स्थापित किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी में अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में उस समय ओनली सिर्फ व्यापार हेतु होती है, लेकिन जब वे लगभग 157 साल तक भारत का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो उन्हें भारत की संस्कृति, भारत की ताकत, भारत की व्यवस्था सारी की जानकारी हो जाती है। और इसका लाभ उठाकर फिर 1757 में पलासी जो बंगाल में है यहाँ पर युद्ध कर देते हैं। तो पलासी, इसीलिए इसका नाम है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो है 23 जून को 1757 को होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है वो लॉर्ड क्लाइव करते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है 1757 की पलासी का युद्ध होता है। इसमें लॉर्ड क्लाइव जो है विजयी होते हैं। और उसके मात्र 7 साल के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें जो है बंगाल के नवाब मिर्जा सिंह, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आपका मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं जो है ये युद्ध करती है। और इन संयुक्त सेनाओं को जो है हेक्टर मोनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश हुकूमत जो है इसको हरा देती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहीं से 1764 ईस्वी के बाद संपूर्ण भारत पर एक तरह से प्रशासनिक अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का और वो भारत को उपनिवेश बना लेते हैं। तो औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना होती है वो बंगाल से प्रारंभ होती है, क्योंकि ये दोनों मुख्यतः बंगाल
से ही युद्ध होता है और बंगाल में विजय होता है। तो ये देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन की जो स्थापना होती है वो बंगाल से होती है। तो बंगाल जब वो औपनिवेशिक शासन की स्थापना करते हैं तो वे कई नीति लाते हैं, वो नीतियों को आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस नीति में हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली से ही जो है कर की व्यवस्था प्रारंभ होती है। इस प्रणाली व्यवस्था जो जिसके नाम जो है जॉन सोर के द्वारा दिया जाता है 1790 ईस्वी में। इस प्रणाली व्यवस्था जिसको कि बाद में स्थायी बंदोबस्त बना दिया जाता है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तो स्थायी बंदोबस्त, इसकी 3 जो नीतियां हैं इस ये राजस्व की, इसको हम अध्ययन करेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और महलवाड़ी व्यवस्था थी। ये राजस्व की व्यवस्था थी, कर का स्रोत था और अंग्रेजी हुकूमत का आय का साधन। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया जाता है बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक में। तो जिसको ये मैंने शून्य से सिंबल दिया है, 0 से। तो ये भारत के 19% भागों में पाई जाती है। स्थायी बंदोबस्त भारत के 19% भागों में लागू की जाती है। स्थायी बंदोबस्त में इसे सूर्यास्त नियम भी कहते हैं। इसके तहत जो है जमींदारों को एक निश्चित समय सूर्यास्त के पूर्व जो है कर को चुकाना होता है। कर चुकाना होता है। अगर कर वो नहीं चुका पाता है तो उसकी जो भूमि होती है वो नीलाम कर दी जाती है। तो ये भारत के 19% प्रांतों में। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई यानी कि अभी पहले का बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको मैंने ये देखिए, ये गुजरात वाला इलाका भी है और ये दक्षिण भारत है। तो मुंबई, मद्रास, मध्य प्रदेश में लागू किया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें सीधे रैयत मतलब किसान को ही भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार जो है कर बांट दिया जाता है कि आपको इतना कर देना है। तो 1792 ईस्वी में यह लागू की जाती है। ये थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत से प्रारंभ की जाती है। वहीं बंबई में एलिफिस्टन नामक गवर्नर के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की जाती है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महल मतलब होता है गांव का समूह। महल मतलब गांव, पूरे गांव में जो है ये कर की एक निश्चित रकम तय कर दी जाती है कि ये पूरा गांव होगा, ये पूरा गांव मिलकर इतना टैक्स देगा। तो महलवाड़ी व्यवस्था भारत के 30% क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये मैप से आप देख सकते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये पंजाब, ये त्रिभुज के आकार का मैंने बनाया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये आंध्र प्रदेश तक, मध्य प्रदेश होते हुए आंध्र प्रदेश तक का कुछ हिस्सा। तो इसका महलवाड़ी व्यवस्था तो मैंने मैप के द्वारा आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा और महलवाड़ी व्यवस्था जो है गांव के प्रत्येक जो है जमींदारों के द्वारा ये किया जाता है, जमींदारों से वसूला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसमें अंग्रेजों ने भारत में थोपा। एक सहायक संधि। तो सहायक संधि, अब अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय देशी रियासतों के साथ सहायक संधि करते हैं और इसमें कहते हैं कि मैं आपको जो है सुरक्षा प्रदान करूंगा, इसके लिए आप सहायक संधि पर सिग्नेचर करिए, अन्यथा आपको हमारे साथ युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध से बचने के लिए देशी रियासत के साथ संधि करते हैं। इसमें से हैदराबाद के निजाम सबसे सर्वप्रथम होते हैं। हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम सर्वप्रथम सहायक संधि पर साइन करने वाले पहले देशी रियासत के राजा होते हैं। उसके बाद 1799 में तंजौर, 1801 ईस्वी में अवध, 1803 ईस्वी में मैसूर, 1803 ईस्वी में बाजीराव पेशवा, 1804 ईस्वी में ग्वालियर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है देशी रियासत पे अपना
शिकंजा कसने के लिए, उन्हें सहायक संधि के लिए मजबूर करते। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में प्रारंभ की जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि कर दिया था। इसी तरह जो सहायक संधि पे साइन नहीं करते हैं और आगे की स्थिति इससे भयावह होती है, हड़प नीति अंग्रेजों के द्वारा लागू की जाती है। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। हड़प नीति के तहत क्या होता है कि पैतृक वारिस, किसी राजा का अगर पैतृक वारिस नहीं होता था, कोई पुत्र नहीं होता था, तो वैसी स्थिति में वो राज्य जो है देशी रियासत वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प ली जाती थी। तो उसमें से सबसे पहला हड़पने वाला जो राज्य था, राजा थे, वो सतारा के राजा थे। 1848 ईस्वी में सतारा को हड़प लिया गया। जयपुर में को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, करौली को 1855 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि अंग्रेज की जो ये नीतियां थी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने, ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक नियंत्रण, इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महानवाड़ी व्यवस्था है, इसमें सहायक संधि और हड़प नीति की जो नीतियां हैं, तो इन सभी नीतियों ने भारतीय जनमानस में एक आक्रोश पैदा कर दिया और इस आक्रोश के कारण ही हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की, ये एक तरह से पृष्ठभूमि। भारत, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि उपनिवेशवाद में अंग्रेजों ने किस प्रकार यहाँ पर शासन प्रारंभ किया, कौन कौन सी नीतियां लागू की और उस नीतियों का परिणाम 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद जो है नीति परिवर्तन हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1857 का विद्रोह और 1855-56 का संथाल विद्रोह के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।